गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है गुडविल, जो कि आपके फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी हम लोग नहीं किए, वो हम लोग बाद में देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 7 जो 6 चैप्टर्स है वो पार्टनरशिप के आपको पता है। तो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जो था वो हमने देख लिया, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बेस था पार्टनरशिप का, है ना। सेकंड चैप्टर कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है लेकिन अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो नॉलेज है वो आपको काम आएगा आगे चलने में, है ना। तो बहुत बढ़िया चैप्टर ये गुडविल, चैप्टर नंबर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। गुडविल का मतलब क्या होता है, सब लोग समझो। गुडविल का मतलब होता है इट इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। जो आपके पुराने कस्टमर्स है वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पास ही आएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। आप समझो, अगर मैं जगदलपुर में एग्जांपल लूं तो मिलन होटल, अगर मैं एग्जांपल लूं, अब जिसको समोसा खाना है, जिसको भी समोसा खाना है वो वहीं जाएगा, कहाँ? मिलन होटल। ठीक है, तो वो मिलन की गुडविल है। समोसा मतलब मिलन, सबके जुबान पे वही है कि समोसा खाना है तो मिलन होटल का ही समोसा खाना और कहीं का नहीं खाना है। तो ये उसकी गुडविल है, ये उसकी गुडविल है, बस इतना, इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। गुडविल का मतलब यही होता है कि हमारे कस्टमर हमारे पास ही आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, मैं आपको समझाते चलता हूँ। फिर फीचर्स ऑफ गुडविल। फीचर्स ऑफ गुडविल मतलब सर गुडविल के बारे में बताओ। सबसे पहला है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। आप मिलन होटल में जाके बोलिए ना सर अपना गुडविल दिखाइए, तो वो नहीं दिखा सकते। आप मुझे बोलेंगे सर आप अपना गुडविल दिखाओ, तो मैं सीना फाड़ के गुडविल कहीं से दिखा नहीं पाऊंगा। गुडविल है, गुडविल इज देयर, लेकिन वो इंटेंजिबल है, उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि गुडविल है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट मतलब आप समझो, फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है काल्पनिक। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? हिंदी में को नहीं पता रहे, काल्पनिक लिख लेना हिंदी में। काल्पनिक मतलब वो है ही नहीं इस दुनिया में, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो हमारे मन का वहम है कि वो कोई एसेट है, तो उसको हम लोग मतलब उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो गुडविल है, बस वो दिखाई नहीं देता, वो इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिक्टिशियस एसेट है। याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन में आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थर्ड है वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। वैल्यू ऑफ द गुडविल डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। आज अगर मैं किसी एक बंदे से पूछूंगा कि फेसबुक का वो बताओ गुडविल का वैल्यू, और किसी दूसरे व्यक्ति से पूछूंगा या अपना मिलन होटल का ही बोलूंगा, तो एक बंदा कुछ बोलेगा, दूसरा बंदा कुछ बोलेगा। तो जो गुडविल का वैल्यूएशन है ना, वो पर्सन टू पर्सन रहता है, सब्जेक्टिव। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, है ना। अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे को बताओ कि हल्दीराम का वैल्यूएशन क्या है। कोई बोलेगा 1500 करोड़ गुडविल का, कोई बोलेगा 2000 करोड़, और कोई चिंदरी बोलेगा 20 रुपए। मतलब जिसका जो मन वो बोलेगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है और इसको नोट डाउन भी करना है आपको। ठीक है, तो गुडविल का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। सेकंड फीचर्स, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, दिखाई नहीं देता, छू नहीं सकते। थर्ड, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस, सेकंड, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक वाली बात ये है। थर्ड, इसका जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट, पर्सन टू पर्सन रहता है। अब मैं आता हूं टाइप्स ऑफ गुडविल। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल में पहला है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो फेसबुक ने व्हाट्सएप को
परचेज किया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज किया। तो व्हाट्सएप का जब हम लोग वैल्यूएशन निकाले होंगे, वैल्यूएशन, तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन हुई होगी, मान के चलो, एसेट माइनस लायबिलिटी, जो नेटवर्थ बोलते हैं, नेटवर्थ तो उसकी होगी 100 करोड़, लेकिन फेसबुक ने उसको 300 करोड़ में खरीदा। तो जो 200 करोड़ एक्स्ट्रा दिया, 100 की चीज को 300 में खरीदा, तो वो जो एक्स्ट्रा दिया उसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल के बारे में आप लिखोगे कि एज पर एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, परचेज्ड गुडविल is recorded in the books of account। परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करना है क्योंकि इट कैन बी वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स, इट कैन बी वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स। भाई आप कोई चीज को परचेज कर रहे हो, फेसबुक व्हाट्सएप को परचेज कर रही है, तो पता है ना कितने में परचेज कर रही है, जो गुडविल के लिए दे रहे हैं, तो पता है 200 करोड़ रुपए गुडविल के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। ये हम किसी और को परचेज कर रहे हैं ना, ये किसी और के बिजनेस को उसने मेहनत की थी, लेकिन आज हम परचेज कर रहे हैं, तो उसकी गुडविल का जो हम उसको पैसा देते हैं उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। फिर सेकंड आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये तो सब्जेक्ट टू सेल्फ असेसमेंट है, हर व्यक्ति अपना अपना बोलेगा ना। सेल्फ जनरेटेड का मतलब, अब मैं हूं तो मैं अपनी फर्म का गुडविल निकाल दिया अपने मन से 10 करोड़ रुपए, जबकि उसका वैल्यू 20 रुपए भी नहीं है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? मेरी मेहनत, मैंने जो इतने सालों से मेहनत की है, इतने सालों से जो मेहनत की है, तो जो मैंने अपने फर्म का गुडविल बनाया है उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। किसी और का बिजनेस नहीं परचेस कर रहा हूँ, खुद की मेहनत, तो ये मेरी से क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन करना पॉसिबल है क्या? नहीं, हर व्यक्ति अलग अलग बात बोलेगा, हर व्यक्ति अलग अलग बात बोलेगा, और इससे कहीं ना कहीं वो फ्रॉड होने के चांसेस है। आप जानबूझ के अपनी गुडविल को कुछ वैल्यू पे दिखाओगे, ज्यादा वैल्यू पे दिखाओगे, ताकि आपका बिजनेस का वैल्यू अच्छा रहे, मतलब नेटवर्थ अच्छा रहे, आप लोन रेज कर सको या मार्केट में दिखा सको कि हमारी फर्म इतनी अच्छी है। तो इसी के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। ये कौन बोलता है? AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है? AS 26 ठीक है बेटा, ये सब आपको नोट डाउन करना है ना, ठीक है? अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। बताओ कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो इफेक्ट करता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे आप एक एग्जांपल लो, कि इसका एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, अब एक ब्रिटानिया का एग्जांपल लो। ब्रिटानिया क्या बनाता है? बिस्किट्स एंड टोस्ट। हम लोग यहाँ पे कपूर बेकरी का एग्जांपल लेते हैं, कपूर बेकरी। तो कपूर बेकरी में क्या बनाता है? मान के चलिए एक बनाता है बिस्किट्स, टोस्ट। इसकी जगह मैं हल्दीराम में लिख सकता हूं, तो जो भी आप ले लो। आप एक बात बताओ, अब अगर आप दोनों का कंपेयर करोगे गुडविल, अगर कपूर बेकरी को आपका गुडविल अगर आप 50 लाख बोलो या 1 करोड़ भी बोलो, लेकिन क्या ब्रिटानिया या हल्दीराम का गुडविल उतना है क्या? नहीं। आप बोलोगे उसका गुडविल तो सर 1500 करोड़ आएगा और इसका ज्यादा 1 करोड़ आएगा, इतना डिफरेंस है। तो मेरे को बताओ बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल?
तो आप मेरे को अपने मन में सोचो क्या क्या पॉइंट्स होंगे। क्या सेलिंग प्राइस का डिफरेंस गुडविल को इफेक्ट करता है क्या? मान लो चलो कपूर बेकरी का बिस्किट है, टोस्ट है 100 रुपए पर पैकेट, 100 पर पैकेट, और ये देता है 300 पर पैकेट, मान के चलो जो भी है, तो उसका तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस तो उसका ज्यादा है ना, ग्रेटर है, फिर भी उसका वैल्यूएशन ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो क्या सेलिंग प्राइस इफेक्ट करता है क्या? तो नो, सेलिंग प्राइस डज नॉट इफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो गलत पॉइंट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आप बोलो, अपने मन में सोचो, मन में सोचो। पहला पॉइंट मैं बोल सकता हूं लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन बोल सकते हैं ना, फेवरेबल लोकेशन। कंपेयर करो, जिसका लोकेशन जितना अच्छा, इफेक्टिव मैनेजमेंट बोल सकते हैं, है ना, सही है। पेटेंट, गुडविल मतलब क्या है? ब्रांड वैल्यू। तो आपके ब्रांड वैल्यू को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है? गुडविल मतलब क्या है? ब्रांड वैल्यू। क्या है? ब्रांड वैल्यू। तो आपकी ब्रांड वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? फेवरेबल लोकेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, और बताओ पेटेंट, और बताओ बहुत सारी चीजें। क्वालिटी आप बोल सकते हो, क्वालिटी मतलब सर हमको हल्दीराम की चीजें अच्छी लगती है, या हमको ब्रिटानिया की चीजें अच्छी लगती है, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहती है, इसीलिए उसका गुडविल ज्यादा है। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स लाइक फेवरेबल लोकेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, पेटेंट, क्वालिटी, और बताओ बहुत सारी चीजें। आपको जो मन में है आप लिख लो, आपको जो ठीक लगे आप लिख लो, पास्ट परफॉर्मेंस जो भी है। अब इन सब को लिखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इजी, अभी तक आपको समझा। गुडविल मतलब क्या होता है? ब्रांड वैल्यू। इट इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब डिपेंड्स अपॉन वैल्यू। और फिर हम लोग क्या देखें? टाइप्स ऑफ गुडविल। एक परचेज होता है, एक सेल्फ जनरेटेड होता है। परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में उसको वैल्यू कर सकते हो, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं कर सकते, है ना। ये कौन बोलता है? ये दोनों बात कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट, AS 26, वो भी याद रखना। फिर मैंने आपको बता दिया व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स गुडविल और ब्रांड वैल्यू। अब मेरे को आपको लास्ट पॉइंट बोलना है, वो है कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब समझो, और एक अच्छी पॉइंट है, ठीक है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सब मेरे को बताओ, गुडविल का वैल्यूएशन कब करना है? कब कौन सी सिचुएशन ऐसे अराइज होंगे कि आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा? तो मैं एक करके लिखता हूं। पहला है when there is change in profit sharing ratio, change in profit sharing ratio। ये आप पढ़ोगे, बताता हूं। जब तीन पार्टनर है A, B, C, उनका रेशियो था पहले 3:2:1, मतलब 6 रुपए कमाते थे तो एक को 3 मिलता था, एक को 2 और एक को 1, 3:2:1। लेकिन जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया 1:1:1, तो कैसे बटेगा? 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। तो 3 वाले को कम मिला, 2 वाले को तो उतना ही मिला, 1 वाले को 1 रुपए ज्यादा मिला। तो एक बंदा गेन कर रहा है, एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ तो मिलना चाहिए, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को कुछ तो देगा। तो इस वजह से हम लोग क्या निकालते हैं? गुडविल। क्या निकालते हैं? गुडविल। आप समझोगे, चेंज इन PSR। चेंज इन PSR के बाद आप देखो क्या क्या है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फिर है रिटायरमेंट या डेथ, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर, फिर है
सेल ऑफ बिजनेस, फिर है एमालगमेशन। एमालगमेशन मतलब दो कंपनी मिलके एक बनती है, और सिक्स्थ है कन्वर्शन ऑफ फर्म इनटू कंपनी। जब एक पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी में बने, कन्वर्ट हो जाए तब। तो आप समझो ये जो चेंज इन पीएसआर है ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे इसको। एडमिशन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और ये है रिटायरमेंट ऑफ डेथ, ये है चैप्टर नंबर 6। सेल ऑफ बिजनेस और एमालगमेशन आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। कब पढ़ोगे? ग्रेजुएशन में। और कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी आप कभी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो वैसे तो अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है, अब आपका पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। जैसे क्या करता है एग्जाम में, ये 3 पॉइंट दे देता है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट। बोलता है इन 3 के अलावा कोई 2 सिचुएशन बताओ, इन 3 के अलावा कोई 2 सिचुएशन बताओ जब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। तो आपको पूरा पता होना चाहिए इन 3 के अलावा क्या है, सेल ऑफ बिजनेस और एमालगमेशन ऑफ फर्म्स, एमालगमेशन। तो आपको याद रहना चाहिए कि कब गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी है, कब हमको गुडविल निकालना है। तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ, सेल ऑफ बिजनेस, एमालगमेशन, ये सब आपको याद रखना चाहिए। इतना थियरी पार्ट था, जरूरी था। अब हम लोग आते हैं कि गुडविल निकालने के मेथड्स क्या हैं। गुडविल निकालने के मेथड्स क्या हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जब गुडविल का वैल्यूएशन आप सीखते हो तो इसको मैं बांट देता हूं 4 में। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अंदर दोनों आता है, सिंपल एवरेज भी और वेटेड एवरेज, ठीक है। सिंपल एवरेज क्या है और वेटेड एवरेज क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर एक आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ये फर्स्ट पढ़ेगा, नंबर 1। ये नंबर 2। फिर नंबर 3 है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ, या फिर उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जब आप बुक में पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक में तो बोलेगा 3 है, एक एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन। फिर कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 बताया बुक में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि मैं 4 बोलता हूँ, एक एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन मेथड जिसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे किससे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। किससे शुरू करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। जो सबसे पहला है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल का एकदम सिंपल फॉर्मूला है। गुडविल निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, देखो क्या है। गुडविल इज इक्वल टू, ठीक, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, एकदम आपको लगेगा अरे ये क्या सर, एक से एक को मल्टीप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। लेकिन जितना इजी ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, उतना इजी ये है नहीं। दर्द हो जाएगा, दर्द एवरेज प्रॉफिट निकालने में, ठीक है। और वो एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है, वो क्या है पता है आपको, ये है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो नॉर्मल वर्ड कर दिया ना, ये बहुत मेहनत करवाता है हमसे, ठीक है। तो हम लोग यही किस लिए मेहनत करने के लिए, मैं एक एक करके बताता हूं। तो आप समझ गए गुडविल कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है पता है आपको? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज में होता है कि मैं अगर मिलन होटल परचेज कर रहा हूं, मान के चलो मैं मिलन होटल को परचेज कर रहा हूं, जो यहाँ की सबसे अच्छी समोसा बनाने वाली अपनी होटल है, उसको मैं परचेज कर रहा हूं, तो वो मेरे को बोलते हैं, वो मेरे को क्या बोलते हैं कि इतने सालों तक आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, बिना कोई एफर्ट किए आप उतना प्रॉफिट कमाओगे जितना हम कमाते आए हैं। वो बोलते हैं कि 4 साल तक आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? 4 साल तक आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत उन्होंने की है, तो 4 साल तक मैं बस आराम से उस प्रॉफिट को कमाऊंगा। तो ये जो 4 साल 4 इयर्स, ये मेरा क्या बन गया, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। कितना बन गया? 4 इयर्स। तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है कि इतने सालों तक बिना कोई एफर्ट किए आप एवरेज प्रॉफिट कमाओगे। इतना मतलब जितना प्रॉफिट हम कमाते हैं उतना आप 4 साल तक कमाओगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, पहले समझ जाओ, बाद में उसको मतलब भी बहुत अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, अब आता है बात एवरेज प्रॉफिट का। किसका बात आता है? एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट क्या है? कुछ नहीं, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मान के चलो 5 साल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ये 5 साल में आपका प्रॉफिट है कितना 10,000, 12,000, 12,000, 16,000 और 20,000। जोड़ो कितना हो जाएगा? 12, 12, 24, 24, 16, 40, 40 और 10, 50, 50 और 20, 70,000। ये आपका टोटल आ गया। ये जो आपका टोटल आ गया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, बताओ कितने साल है? 70,000 आ गया टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय ईयर कितने? 1 2 3 4 5। तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना निकल गया? 14,000। कितना निकल गया? 14,000। ये आपका निकल गया एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट। तो सर अभी तक आप जो फार्मूला लिखा है कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो हमको तो कुछ बहुत मेहनत लगी नहीं। नंबर ऑफ ईयर आप बता दिए, क्वेश्चन में दिए रहेगा कि इतने साल तक बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे अपन लिए थे 4 साल। ठीक है, तो और एवरेज प्रॉफिट आप बता दिए कि पिछले जो भी जैसे मिलन होटल है वो पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे देगा। उसके पिछले 5 साल का प्रॉफिट कितना है? 10, 12, 12, 16, 20। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 70। तो 70,000 डिवाइड बाय 5, तो ऑन एन एवरेज
मिलन होटल हर साल कितना कमाता है 14,000, कितना कमाता है 14,000। तो मिलन होटल वाले मेरे को बोलेंगे कि सर आपका गुडविल कैसे निकल गया, हम कमाते हैं ऑन एवरेज 14,000, नंबर ऑफ ईयर कितने साल आपको बेनिफिट मिलेगा 4, तो 14 into 4 कर दो, कितना होता है 16 40 56,000, ये आ गया अपना गुडविल, 56,000 अपना क्या निकल गया गुडविल। तो सर बहुत इजी है, इसमें बहुत बड़ा कोई लोचा तो लग नहीं रहा। देखो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बोला आपको दिक्कत एक ही आएगा इसमें, ये नॉर्मल वर्ड है। अब ये नॉर्मल वर्ड क्या है मतलब समझो, ये जो प्रॉफिट दिए रहते हैं ना, ये जो प्रॉफिट दिए रहते हैं ना, इसमें बहुत कुछ मिला हुआ है, बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई है मतलब इसमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। मतलब मिलन होटल वालों ने मान के चलो रिलायंस के शेयर्स परचेस किए तो उससे उनको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कहीं बिल्डिंग रेंट दिया तो रेंट मिलता है ना, कार बेचा है उसमें प्रॉफिट कमाए, कुछ कमीशन मिला। तो एक बात बताओ, ये जो उनका रेंट है, ये जो इनका इंटरेस्ट है, ये जो डिविडेंड है, वो थोड़ी ना परचेस कर रहा हूँ, मैं क्या परचेस कर रहा हूँ, उनका वो होटल परचेस कर रहा हूँ, उनका वो बिजनेस परचेस कर रहा हूँ। मेरे को तो उसका प्रॉफिट जानना है ना, उसमें जो अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ चीजें हैं जो मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, होटल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कुछ और है। तो एक बात बताओ, क्या मुझे उन चीजों को उसमें लेना चाहिए? नहीं, तो मेरे को उन चीजों को वहां से हटाना चाहिए। तो मतलब ये जो इसमें बहुत सी मिलावटें हैं, ये जो मिलावटें हैं उसको आपको एक्सक्लूड करना है, उसको आपको हटाना है, तो वो एक्सक्लूड करना ही एक मेहनत का काम है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, आप समझ चुके होंगे अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से बिजनेस परचेज करते हो, जब आप किसी से बिजनेस परचेज करते हो ना, जब आप किसी से बिजनेस परचेज करते हो तो अब अगर उसने ये डिसाइड किया कि हम लोग गुडविल निकालेंगे कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो जो एवरेज प्रॉफिट है, मतलब समझो मिलन होटल वाला बोलेगा कि मैं पिछले 5 साल से अगर मैं एवरेज निकालूं तो ऑन एन एवरेज मेरा कमाई कितना है 14,000, कितना 14,000, और आप आने वाले 4 साल बैठे बैठे विदाउट एनी एफर्ट आप इतना कमाने वाले, तो 14,000 into 4 इतना मिलन वाले बोलेंगे कि इतना आप मेरे को मेरे गुडविल का पैसा दे दो, कितना दे दो 56,000 एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। इजी है, एकदम सिंपल है। वो बोल रहे हैं कि हम ऑन एन एवरेज जो कमाते हैं उतना आप 4 साल तक फोकट बैठ के कमाओगे, कोई बिना मेहनत किए। मिलन का समोसा खाने लोग 4 साल तक आएंगे क्योंकि हमने इतना मेहनत किया है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब जो मेहनत मैं आपको कराने जा रहा हूँ, समझो बहुत एफर्ट, मैं समझ रहा हूँ आज का लेक्चर पूरा थ्योरी पार्ट में जा रहा है, लेकिन समझो, नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा, है ना। जो प्रॉफिट दिए रहता है आपको, जो प्रॉफिट दिए रहता है आपको, वो तो रहता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट रहता है। क्या रहता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। जो मिलन होटल वाले इतने साल का प्रॉफिट दिया ना, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इसमें से आपको कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है। तो जब आप ऐड और लेस करते हो ना, जब आप ऐड और लेस करते हो तब आपका क्या निकल के आता है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्या निकल के आता है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। आप समझो जब P&L बनता है, जब P&L बनता है तो कैसे बनता है? ऐसे, इसमें अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मान के चलो नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एबनॉर्मल इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग और एबनॉर्मल इनकम तो प्लस हुआ है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। और अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस है, तो ये सब तो माइनस हो चुका है, एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं, तो इसको एक्सक्लूड करना है, इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। क्या करना पड़ेगा? ऐड। आप एक और चीज समझो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, क्या बनाते हो?
ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में याद करो आप क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, फिर लिखते हो परचेजेस, यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हो, याद करो लास्ट में पढ़े हुए, फिर क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर क्या आता है, सेल्स, और क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एग्जांपल लेके चलो, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, ये आपका 2 लाख, टोटल कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख में ये 50,000, और ये 1 लाख, और ये 50,000। तो 3 लाख में 2 लाख माइनस करोगे तो 1 लाख का क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है, क्या है, 1 लाख, लेकिन गलती से ओवर वैल्यूएशन हो गया, एक जीरो और जोड़ दिए, ये अगर ज्यादा हो गया, ये हो गया 10 लाख, मान के चलो 1 लाख की जगह कितना हो गया, 10 लाख, ओवर वैल्यूएशन हो गया। तो आपको भी पता है ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट मतलब इनकम, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा, है ना। देखो 12 हो जाएगा, 12 में से 2 जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 लाख निकल के आ जाएगा। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 2 माइनस करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 10 लाख। तो जो 1 लाख होना चाहिए था वो कितना हो गया, 10 लाख। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, ठीक करने के लिए क्या करोगे, माइनस, या माइनस करोगे ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और यही मान के चलो ये एक की जगह हो गया 10,000 हो गया, ये कितना हो गया, 10,000, तो 2,10,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2,10,000, एक जीरो पीछे चलेगा, 2,10,000 में से 2 लाख माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,000, क्या हो जाएगा, 10,000। तो एक बात बताओ, अब अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है तो इनकम साइड कम हुआ है, मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। गलती से क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो गया, गलती से क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो गया तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या कर दो, ऐड। अब उल्टा मैं ओपनिंग स्टॉक के लिए बोल देता हूं, अब मैं ओपनिंग स्टॉक को समझाता हूं आपको। वापस बैक टू मेन एग्जांपल, ये कितना था, 3 लाख, और ये कितना था, 1 लाख। ठीक है, अब मान के चलो ओपनिंग स्टॉक क्या, एक्सपेंस साइड। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, डेबिट साइड मतलब कौन सा होता है, एक्सपेंस साइड। ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। मतलब अगर मान के चलो 50,000 की जगह प्लस 20 है, ओवर वैल्यू कितना हो गया, 70। अगर ये 70 हो गया तो 3 लाख में से 1 70, और ये तो कितना हो जाएगा, 80, प्रॉफिट कम हो गया। तो हमको प्रॉफिट कम हो गया, ये अगर ओवर वैल्यूएशन हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और अगर ये कम हो गया, मान चलो -20 हो गया, अंडर वैल्यू हो गया, ये कितना हो गया, 30,000। तो 30,000 हो गया तो 3 लाख में 31, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर ये अंडर वैल्यू होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक करने के लिए आपको लेस करना पड़ेगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या होता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मतलब इन चीजों की वजह से प्रॉफिट गड़बड़ हो जाता है, हमको गड़बड़ प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, है ना। अब मिलन होटल वाले बता रहे हैं कि सर हमसे गलती से क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया या अंडर वैल्यू हो गया, तो प्रॉफिट नॉर्मल है क्या, नहीं। आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालना है समझ रहे हैं, आपको एक एक बता रहा हूं। क्या क्या चीजें ऐड होंगी और क्या क्या चीजें लेस होंगी, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक एक करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है। आपको एब्नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एब्नॉर्मल प्रॉफिट। कुछ चीजें आपको ऐड करनी है, कुछ चीजें आपको लेस करनी है। ठीक है, चलो
आग लग गया, तो आग लग गया तो एक बात बताओ, कहीं आग लग गया वो तो नॉर्मल लॉस नहीं है, वो तो एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉसेस को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड, और वही इंश्योरेंस कंपनी अगर ज्यादा क्लेम दे दी तो वो एबनॉर्मल गेन है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेस। सब लोग समझो, ठीक है, एबनॉर्मल गेन्स, क्लियर है। एबनॉर्मल लॉसेस ऐड होगा, एबनॉर्मल गेन्स माइनस होंगे। उसके अलावा देखो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और यहां पे क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब मिलन होटल वालों ने कार बेचा तो लॉस हुआ, तो बेटा मेरे को तेरे कार बेचने से प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। कार बेच के प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया, मैं लेस कर दूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कार बेचने से लॉस हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं ऐड कर दूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, क्योंकि मेरे को तो तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट चाहिए ना, मेरे को तो मिलन होटल से मतलब है, मेरे को तुम कार बेचे, ये बेचे, वो बेचे, उससे कोई मतलब नहीं है। सब लोग समझो इन सब बातों को, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और थर्ड वाला जो मैंने अभी आपको बोला, बताओ, अभी मैंने आपको बोला ऐड क्या करोगे आप, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सही लिख रहा हूं मैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सही है। अब इसका उल्टा लिख लो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये मैंने पॉइंट अभी आपको पढ़ाया, ठीक है, ये पॉइंट मैंने अभी आपको पढ़ाया कि स्टॉक का फर्क क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस मतलब समझो सब लोग, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस मतलब मान के चलो मैंने मिलन होटल परचेज किया, उनका कुछ खर्चा है, वो कभी कभार होता है, कभी कभार, या मैं जब बिजनेस टेक ओवर करूंगा तो मेरे को नहीं लगता वो खर्चा होना चाहिए, तो वो खर्चा नॉर्मल नहीं है, तो उससे फोकट में प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो, ठीक है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। बताओ, मिलन होटल वालों ने शेयर खरीद के रखा है, बिल्डिंग खरीद के रखा है, उससे रेंट कमा रहे, इंटरेस्ट कमा रहे, डिविडेंड कमा रहे, तो एक बात बताओ, वो उनका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है कि नहीं, वो तो फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उससे जो इनकम आ रहा है उससे पॉकेट में प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, तो मैं क्या कर दूंगा, लेस, ठीक है। उसके अलावा और क्या लेस करूंगा, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड। मान लो चलो मैंने मिलन होटल से परचेज किया, तो मिलन होटल वाले का सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, हम लोग जो ले रहे हैं, हम लोग पार्टनरशिप में ले रहे हैं, तो पार्टनरशिप में एक्स्ट्रा खर्चे क्या आ जाएंगे, सैलरी पार्टनर्स के, तो वो सब वो लोग माइनस नहीं करते थे, लेकिन मेरे को तो लगेगा, तो मैं माइनस करूंगा। फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस मतलब वो लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते थे, मैं तो इंश्योरेंस करवाता हूं, तो मेरे को इंश्योरेंस खर्चे माइनस करने हैं, तो ये मैं माइनस कर दूंगा। उसके अलावा मैं ऐड कर दूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब मैंने लैंड परचेज किया या मैंने कार परचेज किया, उसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। बताओ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहां जाता है, पीएनएल में, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगर पीएनएल में गया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगर पीएनएल में गया है, तो उससे प्रॉफिट क्या हो गया, कम, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड। वो जो जाना ही नहीं चाहिए था ना, कार तो बैलेंस शीट का पार्ट है, लैंड तो बैलेंस शीट का पार्ट है, वो कहां पीएनएल में जाएगा, तुम पीएनएल में डेबिट कर दिए, प्रॉफिट कम हो गया, तो मेरे को तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड। अब आप लोग समझो, मैंने जो ये टॉपिक शुरू किया है, तो मैंने सबसे पहला मेथड बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला क्या, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको क्लियर है।
एवरेज प्रॉफिट भी इजी है, लेकिन हमको निकालना क्या, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, कुछ का गलत प्रॉफिट दिया रहेगा, तो आपको कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस। तो ऐड क्या करोगे, जो गलती से माइनस हो गई है, और लेस क्या करोगे, जो गलती से प्लस हो गई है। बताओ क्या क्या माइनस हो गया होगा, एबनॉर्मल लॉस माइनस हो चुका है तो आप ऐड कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस हो चुका है आप ऐड कर दो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जरूरत नहीं है इन खर्चों की ऐड कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या चार्ज कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों चार्ज किया, गलत किया ना, क्यों पीएनएल में डेबिट किया, उसको क्या कर दो ऐड। तो ये माइनस हुई थी, ठीक करने के लिए हमने क्या कर दिया ऐड। और ये देखो कुछ चीजें जबरदस्ती इनकम साइड में दिख रही है, मेरे को नॉर्मल इनकम चाहिए ना कि एबनॉर्मल, तो जो प्लस है उसको माइनस कर दो, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस कर दो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए मेरे को, डिविडेंड इंटरेस्ट ऑफ रेंट वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, माइनस कर दो, पार्टनर सेलिब्रेशन अगर नहीं माइनस किए तो करो, जो भी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जो गलती से ऐड हो गई वो माइनस कर दो, और जो माइनस नहीं हुई है इसलिए तो माइनस हुई चाहिए, तो ये दोनों को क्या कर दो माइनस, और ये चारों क्या है, ये चारों तो पॉकेट में ऐड है तो इसको लेस कर दो, और ये दोनों माइनस में तो माइनस कर दो। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में प्लस माइनस लगता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में क्या लगता है, प्लस माइनस। मैं इस लेक्चर को अभी यहीं रोक रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी 45 मिनट्स का हो रहा है। अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं तुरंत आपको इसमें लेके चलूंगा इलस्ट्रेशन में। आई होप आपको सब समझ में आया। प्लीज बुक को एक बार गो थ्रू भी कर लेना, इसका थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये जो फर्स्ट लेक्चर मैंने थ्योरी पे डिवोट किया है। थैंक यू सो मच।